हेलो स्टूडेंट, मैं विष्णु दिवाकर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए प्रोग्राम सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स की पॉलिटिकल साइंस की जो बुक है उसके बारे में। तो जैसा कि हमने लास्ट टाइम भारतीय राजनीति और सरकार, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स वाली जो बुक है, इसके अभी तक हम लोगों ने जो आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होने हैं तो उससे पहले मुझे पूरा कवर कराना है, सारे लेसन्स कवर कराने हैं जैसा कि आप लोगों को मैंने प्रॉमिस किया था। तो लास्ट टाइम हम यूनिट नंबर 1 से लेसन नंबर 1, लेसन नंबर 2 हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं यूनिट नंबर 2 यानी कि जो इकाई 2 है उसके अंदर जो आपका लेसन है वो हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है। राज्य निर्माण और राष्ट्र निर्माण, रियासतों का एकीकरण एवं राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं देरी ना करते हुए। तो जैसे कि 2 लेसन हम लोग अच्छी तरीके से कवर कर चुके हैं, आज जो है हम बात करने वाले हैं तीसरे लेसन के बारे में यानी कि यूनिट नंबर 2 से। ठीक है। यूनिट नंबर 2, राज्य निर्माण और राष्ट्र निर्माण, रियासतों का एकीकरण एवं राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन। तो 12वीं क्लास के अंदर भाषा के आधार पर राज्य पुनर्गठन के बारे में आपने पढ़ा ही होगा, और अब इसको हम यहाँ पर पढ़ेंगे बीए प्रोग्राम सेकंड सेमेस्टर के बुक्स के अंदर। तो देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। तो इन शॉर्ट मैं आपको सारी चीज़ें अच्छी से समझाने वाला हूं, और जैसा कि मैं आपको हर बार रिक्वेस्ट करता हूं, एक नोटपैड और एक पेन अपना साथ लेकर बैठिए, और जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको लगेंगे उनको आप मेन पॉइंट्स और सब पॉइंट्स बनाकर लिखते रहिए, जिससे कि आपको एग्ज़ाम टाइम पर ज़्यादा लंबे समय तक वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी और सिर्फ आपको नोट से ही अपना काम चल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसके इंट्रोडक्शन के अंदर हम देखते हैं कि जो संस्कृति मानव जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग है। जो संस्कृति है वो मानव जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग है, और अपनी संस्कृति को न केवल बनाए व बचाए रखना और उसकी समृद्धि करना मानव का विशिष्ट गुण है। कि एक जो संस्कृति है वो मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है, और अपनी संस्कृति को बचाए रखना और सिर्फ उसको बनाए रखना ही नहीं बल्कि उसकी समृद्धि करना भी मानव का जो है विशिष्ट गुण है, उसको आगे भी बढ़ाना है। यह गुण व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों ही रूप में परिलक्षित होता है। संस्कृति जिसमें बोली, भाषा, रीति रिवाज, पहनावा, पहचान, इतिहास प्रमुख, ये सभी चीज़ इसके घटक हैं। ठीक है। और इनका संबंध जो है ना, जो मनुष्य है उसके भावनात्मक पहलुओं से है और ना कि तार्किक पहलुओं से। मानव जीवन में संस्कृति का महत्व इसी बात से अंकित होता है कि अनेक बार अपनी संस्कृति की सुरक्षा हेतु मानव अपने जीवन का बलिदान देने के लिए भी तैयार रहता है। इतिहास इस बात का भी साक्षी है कि अनेकों युद्धों के मूल में संस्कृति की सुरक्षा प्रमुख कारण रहा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि बार बार देशों के बंटवारे, जैसे कि भारत, पाकिस्तान और अन्य भिन्न भिन्न देशों के विलय का जो प्रमुख कारण रहा वो संस्कृति की सुरक्षा ही रहा है। तो अब हम देख लेते हैं यहाँ पर जो राज्यों का गठन हुआ है उसका क्या इतिहास था। स्वतंत्रता के बाद में भारत को एक राष्ट्र अथवा राज्य के रूप में गठन किया गया, लेकिन विविधता से परिपूर्ण भारत में प्रांतों का उल्लेख प्राचीन काल से लेकर मध्यकाल तक दिखाई देता है। विविधता से परिपूर्ण यानी कि जो अलग अलग डाइवर्सिटीज़ जिसको हम बोलते हैं, विविधता मतलब अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म, अलग अलग अनुयायी के जो लोग हैं वो भारत के अंदर रहते हैं। और प्रांत यहाँ पर जो है राज्यों के लिए बोला गया है। तो राज्यों का उल्लेख प्राचीन काल से लेकर मध्यकाल तक दिखाई देता है। प्राचीन कालीन जो बौद्ध ग्रंथ के अगुंतर निकाय में जहाँ 16 महाजनपदों का उल्लेख है, महाजनपद यानी कि ये भी वही राज्यों के लिए बोला गया है। तो वहीं मध्यकाल में अकबर के शासन काल में 12 सूबे व औरंगजेब के शासनकाल में 21 प्रांतों का उल्लेख भी मिलता है। वहीं अंग्रेज सरकार ने प्रारंभ में 4 प्रेसिडेंसी के रूप में धीरे धीरे देसी रजवाड़ों के अधिग्रहण और प्रशासनिक सुविधा के अनुसार प्रांतों का गठन किया। अब देसी रजवाड़े क्या होता है, जहाँ पर राजा महाराजा शासन करते हैं उस जगह को क्या बोला जाता है, देसी रजवाड़े कहा जाता है, या फिर हम इसे रियासत के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद अगर हम देखते हैं कि स्वतंत्रता के पूर्व का इतिहास जो रहा है, तो आधुनिक काल की शुरुआत जो है मुगल साम्राज्य के पतन और अंग्रेजों के आगमन से होती है। आधुनिक काल जब स्टार्ट हुआ तो मुगल साम्राज्य का पतन हो चुका था, उनका समापन हो चुका था, और उसके तत्पश्चात अंग्रेजों का आगमन हो चुका था, अंग्रेज आ चुके थे। तो संघ राज्य के रूप में भारत का जो वर्तमान स्वरूप जो है वो अशक्त है, सहयोग और ब्रिटिश सत्ता की साम्राज्यवादी हेतु व प्रशासनिक सुविधा का परिणाम था। अब अंग्रेजों का जो प्रभुत्व है वो बना रहे, इसीलिए ब्रिटिश काल में भारत का ब्रिटिश प्रांतों और भारतीय रजवाड़ों में विभाजन परिस्थिति का परिणाम था, जिसका कोई तार्किक आधार नहीं था। और सन 1857 की जो क्रांति थी उसका ये परिणाम निकला कि रजवाड़ों को मिलाकर ब्रिटिश क्षेत्र के विस्तार देने की नीति समाप्त कर दी गई, और बचे हुए जितने भी रजवाड़े थे उनका अधिग्रहण से बच गए, और स्वतंत्रता के बाद जब तक उनका विलय भारत में नहीं हुआ तब तक देसी रियासत के रूप में उनका अस्तित्व बना रहा। यानी कि जितने भी देसी रजवाड़े थे, जितने भी जो ये
रियासत जितनी भी रही है, तो रजवाड़े रहे हैं, इन सभी का विलय जो है जब तक भारत में नहीं हुआ तब तक ये स्वतंत्र रहे। ऐसे कई रजवाड़े हमारे भारत में हैं जिनको आज़ादी से पहले भी अगर हम बात करें तो वो अपने आप को स्वतंत्र रखते थे, यानी कि उनको किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं था, वो अपने अलग जो है रियासत और रजवाड़ों पे शासन किया करते थे। तो आगे देखते हैं हम लोग कि वो किस तरीके से भारत में विलय हुए और किस तरीके से उनके बाद में जो है रजवाड़ों की संख्या ख़त्म हो गई और सारे रजवाड़े जो है एक लोकतांत्रिक जो है देश के अंतर्गत तब्दील हो गए, जहाँ पर सभी के सब जो है राज्य बनकर सामने आए। तो देश के अनेक भागों में से नए राज्यों की मांग स्वतंत्रता से पहले ब्रिटिश काल में भी उठती रही है, हर कोई जो है अलग होने की मांग करता था। 1917 में यानी कि 1917 में कोलकाता के अंदर आयोजित कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ, वहाँ पर अब विचार विमर्श किया गया और उसके अंतर्गत महात्मा गांधी और बाल गंगाधर तिलक छोटे राज्य बनाने के पक्षधर थे। उन्होंने बोला कि जी छोटे छोटे राज्य बनेंगे अलग अलग, ठीक है। और कांग्रेस अध्यक्ष एनी बेसेंट ने इसका विरोध भी किया था, उन्होंने इसके लिए मना किया कि भाई ऐसा कुछ नहीं होगा। और 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में सबसे पहले इस पर विचार किया गया कि जी भाषा को आधार मानकर जो है राज्यों का पुनर्गठन किया जाना चाहिए, ठीक है, भाषा को आधार मानकर राज्यों का पुनर्गठन किया जाना चाहिए, तो ये बात बोली गई। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो अब बात करेंगे कि स्वतंत्रता के बाद में जो देसी रियासत थे उनका जो विलय हुआ, वो जो भारत में मिले हैं, तो वो कैसे मिले और क्या क्या इसके पीछे जो है कारण रहे और किसने इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो जो आयरन मैन ऑफ द इंडिया यानी कि लौह पुरुष के नाम से जिसे जाना जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो कि जितने भी देसी रियासत थे, रजवाड़े थे, उनको भारत में मिलाने में इनकी सबसे अहम भूमिका रही है। तो अगर आपका एक क्वेश्चन आता है तो आप वहाँ पर ये लाइन ज़रूर लिखिएगा कि भारत के जितने भी देसी रजवाड़े थे उनको भारत में विलय कराने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका सरदार वल्लभ भाई पटेल की रही, जिनको भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है। अब उस समय आगे देखते हैं यहाँ पर कि विभाजन के समय भारत में लगभग 600 छोटे बड़े प्रांत, जिन्हें एक प्रशासन के तहत लाना राष्ट्रीय नेतृत्व के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्यों में से एक था। और उस समय जो अगर हम बात करें कि जो देसी रजवाड़ों की संख्या थी, देसी रजवाड़ों की 565 संख्या उस समय मौजूद थी। कांग्रेस के नेतृत्व में क्या हुआ कि भारतीय राष्ट्रवादी देसी रियासतों के स्वतंत्र अस्तित्व के बिल्कुल विरुद्ध थे, क्योंकि वो भारतीय भूभाग के भीतर ऐसे सैकड़ों छोटी बड़ी रियासतों के कारण स्वतंत्र भारत की एकता को खतरा पहुंचाने की आशंका थी। क्योंकि देखो, अगर भाई सब अलग होने की मांग करेंगे तो क्या होगा, तो फिर यूनिटी रहेगी कहाँ, सब अपने आप को अलग करने की मांग कर रहे हैं। उसके बाद में अब जो जिन रजवाड़ों की हम बात कर रहे हैं, जिन रियासतों की हम बात कर रहे हैं, वो आपको यहाँ पर जो है मैं आपको 1 बाय 1 क्लियर करूँगा कि कौन कौन सी रजवाड़े थे वो, ठीक है। तो अभी हमने ऊपर जितना भी हमने डिटेल्स में पढ़ा, सीखा, समझा, आई होप आपको सब समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं उन रजवाड़ों की जिनको भारत में मिलाने में बहुत कठिनाइयाँ हुई, और इन सभी रजवाड़ों को भारत में मिलाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी रही? द आयरन मैन ऑफ द इंडिया, यानी कि जो भारतीय लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल। जूनागढ़ सबसे पहला इसमें से आता है कि दक्षिण पश्चिम गुजरात के काठियावाड़ा प्रायद्वीप में स्थित एक रियासत थी, एक रजवाड़ा था। उस रजवाड़े को, उस रियासत को जूनागढ़ कहा गया। यहाँ का जो शासक था वो मुस्लिम था। अब अधिकांश जनता वहाँ पर हिंदू होने की वजह से जूनागढ़ की जो सीमा है ना, पाकिस्तान से मिलती नहीं थी। पर नवाब ने तर्क दिया कि जो वहाँ के जो शासक थे, उसको नवाब बोला जाता था, उसने तर्क दिया कि जूनागढ़ से पाकिस्तान समुद्र मार्ग से जाया जा सकता है। नवाब जो है मोहब्बत खान और उसके दीवान साहब नवाब भुट्टो ने पाकिस्तान में मिलने का मंसूबा बना रखा था। वो चाहते थे कि जो जूनागढ़ है वो पाकिस्तान में मिल जाए। और वहीं 14 अगस्त 1947 को जो नवाब ने पाकिस्तान में विलय की घोषणा कर दी, और इस विलय को 13 सितंबर 1947 पाकिस्तान ने मंजूरी दे दी। अब जूनागढ़ की जो अधीनस्थ रियासतें थीं, मंगोल और बाबरियाबाद ने इस कदम से नाराज़ होकर जूनागढ़ से आज़ादी की घोषणा कर दी। अब इन्होंने मना कर दिया कि भाई हम जूनागढ़ से अलग होना चाहते हैं। अब भारत ने मिलने की इच्छा प्रकट की। अब इसी के प्रत्युत्तर में जूनागढ़ के जो नवाब थे, इन दोनों अधीनस्थ रियासतों पर वापस कब्जा करने के लिए एक सैन्य टुकड़ी भेज दी और इस क्षेत्रों को वापस जीत लिया। अब उसके बाद क्या हुआ कि अपने शासन की वैधता स्थापित करने के लिए भारत सरकार ने क्या करा, 20 फ़ैब, यानी कि इस दिन मेरा जन्मदिन आता है, 20 फ़ैब 1948 को जनमत संग्रह करवाया,
ठीक है। अब जिसमें 91% 91% जो जनता थी वो भारत में जूनागढ़ के विलय का निर्णय लिया उन्होंने कि जूनागढ़ को जो है मिला दिया जाए। और जनमत संग्रह के आधार पर हुआ क्या कि जो जूनागढ़ रियासत थी उसका विलय भारत में कर लिया गया और जूनागढ़ भारत का अभिन्न अंग बन गया। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि जूनागढ़ जो देसी रियासत थी, रजवाड़ा था, वो फाइनली हमारे भारत के अंदर मिल गया। उसके बाद हमारा दूसरा आता है इसके अंदर हैदराबाद। अब हैदराबाद जो है वो भी एक जो है एक ऐसी रियासत थी जहाँ पर मैंने आपको बोला कि भाई मुस्लिम आबादी ज़्यादा थी। अब क्षेत्रफल लगभग 82,000 वर्ग मील व आबादी लगभग 1.7 करोड़ थी। अब उत्तर में मध्य प्रांत को लेकर या पश्चिम में बम्बई और दक्षिण व पूर्व में मद्रास से घिरा हुआ था हर जगह से। और इसके अंतर्गत बताया गया कि 87% जो है पॉपुलेशन हिंदू की थी और रियासत का जो शासन था वो निज़ाम उस्मान अली के हाथ में था। अब निज़ाम उस्मान अली जो है वो कौन थे, वो वहाँ के शासक थे, ठीक है। तो हैदराबाद का जो शासक है ना उस्मान अली, उसको निज़ाम बोला जाता था। जैसे देश का शासक प्रधानमंत्री, ठीक है। अब प्रधानमंत्री कोई नाम थोड़ी ना, वो तो एक उपाधि है। तो प्रधानमंत्री कौन, नरेंद्र मोदी। तो जो शासक है उसको क्या बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री। ऐसे ही यहाँ पर जो है जो शासक होता था उसको निज़ाम के नाम से बोला जाता था, ठीक है। अब जिसका समर्थक इत्तेहाद उल मुसलमीन नामक एक मुस्लिम संगठन करता था। और नवाब भी अपने स्वतंत्र अस्तित्व के सपने देख रहा था। नवाब सोच रहा था कि भाई मैं बिल्कुल अलग रहूँगा, ठीक है, हैदराबाद बिल्कुल अलग रहेगा। इसलिए उसने 1940 में 1940 में एक फरमान जारी किया। फरमान यानी कि वो बोलते हैं ना कि एक भाई पैगाम आया है, फरमान आया है कि ब्रिटेन द्वारा सत्ता हस्तांतरण के पश्चात हैदराबाद स्वतंत्र अस्तित्व प्राप्त कर लेगा। कि ब्रिटेन जैसे ही हमारे भारत को छोड़ेगा तो जो हैदराबाद है वो अपने आप को स्वतंत्र रियासत बनाकर अलग निकालेगा, भारत के अंदर दोबारा नहीं जुड़ेगा। मतलब भारत के किसी राज्य के अंदर मंजूरी नहीं लेगा और वो बिल्कुल अलग रहेगा। हैदराबाद के शासक निज़ाम जो है एक नंबर के सांप्रदायिकी थे। उन्होंने क्या करा, जो गैर मुस्लिम लोग थे उनके साथ में जो है उन्होंने रेप जैसी घटनाएं, लूटपाट जैसी घटनाएं की, ठीक है, जघन्य अपराध किए। पर फाइनली भारत ने अपनी एक शांति सेना भेजी और फिर रुक रुक के लड़ाई हुई और फाइनली जो है हैदराबाद के शासक निज़ाम ने जो है समर्पण कर दिया और वो भारत के साथ विलय करा लिया। यानी कि 1948 में भारत संघ में विलय को स्वीकार कर लिया गया, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा था, ये हैदराबाद था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब जो जो पॉइंट आपको समझ में आ रहे हैं उसे आप नोट डाउन करते रहिए। जो मैं आपको, जो इसमें बुक में नहीं भी हैं वो मैं आपको एक्स्ट्रा में बता रहा हूँ, उसे भी आप अपने नोटबुक में लिखते रहिए क्योंकि पेपर में लिखते समय वो चीज़ें काम आएंगी। पूरी लाइनें आपको एज इट इज नहीं याद करनी है, जितना आपको समझ आ रहा है वो अपने माइंड में रख लीजिए और थोड़ा बहुत नोटबुक में लिख लीजिए। उसके बाद आती है कश्मीर की बात। अब कश्मीर के बारे में भाई कौन नहीं जानता, सभी जानते हैं कश्मीर के बारे में। कश्मीर जो है भारत का दिल, कश्मीर को एक अलग ही बोला जाता है कि कश्मीर जो है एक ऐसी जगह है जिसके बारे में सुनते ही लोगों के चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है ना, इतनी अच्छी वादियाँ हैं कश्मीर की। तो कश्मीर नाम का जो ये टॉपिक है आपका, बताया गया कि 84,741 यानी कि 84,741 किलोमीटर यानी कि वर्ग मील क्षेत्रफल के अंदर फैला हुआ है। कश्मीर के अंदर बताया गया है कि भाई 40 लाख जनसंख्या वाली एक महत्वपूर्ण रियासत थी। उसके अंदर इतनी ज़्यादा जनसंख्या थी और ये रियासत एक बहुत महत्वपूर्ण रियासत थी जिसकी सीमा जो है अफ़गानिस्तान, चीन, सियाग, ठीक है, सिमयाग व तिब्बत से मिलने के साथ साथ भारत पाकिस्तान से भी मिलती है। अब इस रियासत के जो राजा थे वो एक हिंदू राजा थे, राजा हरी सिंह, जबकि जनसंख्या की लगभग 3/4 आबादी मुस्लिम थी। अब महाराजा हरी सिंह कश्मीर की स्वतंत्रता की आशा रखते थे। वो चाहते थे कि कश्मीर स्वतंत्र हो जाए, अलग हो जाए। उनके शासन को कश्मीर के प्रमुख दल नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता शेख अब्दुल्ला इनके द्वारा चुनौती दी गई और वह नेहरू के मित्र व सहयोगी भी थे। अब आगे बताया गया यहाँ पर कि पाकिस्तान ने उससे एक यथास्थिति समझौता कर लिया था। मतलब पाकिस्तान ने क्या करा, एक जो है उस पर एक कॉन्सेप्ट पे लेकर जो है दोनों ने बातचीत कर ली, परंतु भारत ने देखो और प्रतीक्षा करो की नीति अपनाई। भारत ने बोला वेट एंड वॉच, अभी इतने से ही काम नहीं चलेगा कि आपने सोचा कि कश्मीर तुम्हारा तो हमने दे दिया। आपने वो बात सुनी होगी ना कि दूध मांगोगे तो हम खीर देंगे और कश्मीर मांगोगे तो हम चीर देंगे। तो सेम यही कि भारत ने कहा वेट एंड वॉच और कश्मीर हम आपको ऐसे नहीं दे देंगे। नेहरू कश्मीर के भारत में विलय के पक्षधर थे। नेहरू चाहते थे कि जो कश्मीर है ना वो सिर्फ भारत में मिले। और 13 सितंबर 1947 की रात पाकिस्तान के हिंदू बहुल्य जूनागढ़ के विलय के प्रयास के प्रत्युत्तर में पटेल भी कश्मीर के भारत में विलय के लिए तैयार हो गए। यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनके बारे में मैंने आपको बोला कि वो लौह पुरुष और जिनकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही है इसमें,
उन्होंने भी इस बात को बिल्कुल राजी कर लिया। और इस बीच शेख अब्दुल्ला को भी, जो राजद्रोह के अपराध में जेल में बनते, उनको रिहा कर दिया गया। रिहा होने के बाद शेख अब्दुल्ला शासन के पूर्ण लोकतांत्रिकरण की मांग करने लगे। अब 22 अक्टूबर 1947 को हजारों कबायली पठानों द्वारा पाकिस्तान सीमा पार करके कश्मीर पर आक्रमण कर दिया गया, जिन्हें पाकिस्तानी सेना का भी अनाधिकारिक समर्थन था। अनाधिकारिक का मतलब कि उनको कोई अधिकार नहीं था, बट इवन आफ्टर दैट दे वर सपोर्टिंग दैम, पूरा सपोर्ट उनको कर रहे थे। अब जब ये कबायली सेना भयंकर लूट व दमन करते हुए श्रीनगर की तरफ बढ़ने लगे, तो जो वहाँ के राजा थे, महाराजा हरि सिंह, इन्होंने क्या करा, उन्हें रोकने के लिए वो पूरी तरीके से असमर्थ हो गए, यानी कि ही वॉज अनेबल टू स्टॉप दैम। उसको बहुत प्रॉब्लम हो रही थी कि भाई कैसे मैं इनको मैनेज करूँगा। एंड फाइनली 24 अक्टूबर 1947 को राजा हरि सिंह ने क्या करा, भारत से सैन्य सहायता मांगी। ही वॉज जस्ट आस्किंग हेल्प फ्रॉम इंडिया, और भारत ने उसको मदद दी। और माउंटबेटन ने स्पष्ट किया कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत भारत तभी अपनी सेना कश्मीर के साथ भेजेगा जब आप जो है औपचारिक विलय भारत में हो जाएगा, मतलब आप भारत के अंदर उसको विलय कर दोगे। शेख अब्दुल्ला व पटेल भी इस विलय हेतु दबाव बनाने लगे। और इसी बीच 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान कश्मीर पर भी लागू हुआ, और अनुच्छेद 370 के तहत उपबंधों के साथ ही 26 जनवरी 1957 से कश्मीर का पृथक संविधान भी लागू कर दिया गया, क्योंकि संविधान के अंतर्गत ये बताया गया था जम्मू कश्मीर को स्पेशल दर्जा दिया गया है ना। तो अनुच्छेद 370 में वर्णित विशेष प्रावधान को भारत सरकार ने 9 अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा समाप्त कर दिया। और फाइनली 2019 के अंदर धारा 370 जो है वहाँ से, यानी कि अनुच्छेद 370 हटा दिया गया, और जम्मू कश्मीर और लद्दाख नाम से 2 नए केंद्र शासित प्रदेश का गठन कर दिया गया। ठीक है, तो आई होप आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा और सारी चीज़ें समझ भी आ रही होगी। तो आप बिल्कुल आराम से वीडियो को देखते रहिए और चीज़ों को समझते रहिए। राज्यों के गठन का संवैधानिक प्रावधान, अब जो राज्य हैं उनके गठन का संवैधानिक प्रावधान था वो क्या है। संघात्मक तथा संसदीय व्यवस्था को अपनाते हुए संविधान निर्माताओं ने अविष्ट शक्तियाँ न केवल केंद्र को दी, बल्कि विविधता को देखते हुए एकता और अखंडता हेतु भारत को संविधान के भाग 1 के अनुच्छेद 1 में भारत इंडिया राज्यों का संघ, इसके रूप में भी इसको उल्लेखित कर दिया। अब अनुच्छेद 3 में संसद विधि द्वारा बताया गया कि किसी भी राज्य के भीतर एक नए राज्य का निर्माण करके और 2 या उससे अधिक राज्यों का मिलाकर एक नए राज्य का निर्माण करना, ये इसमें शामिल है। किसी भी राज्य की सीमा को बढ़ा सकेंगे, किसी भी राज्य की सीमा को घटा सकेंगे, और किसी भी राज्य के नाम को परिवर्तित कर सकेंगे। जैसे कि अभी आपने देखा होगा जो आपका हैदराबाद था, यानी कि जो एक अभी नया नाम चेंज हुआ है, प्रयागराज कर दिया है उसका नाम, ठीक है ना। तो ऐसी जो है नाम चेंज किए जा सकते हैं। भारतीय संघ राज्यों के अंतर्गत किसी भी प्रकार का कोई समझौते का परिणाम नहीं है। जैसे कि अमेरिका, इस कारण कोई भी राज्य संघ से अलग नहीं हो सकता और ना ही अपनी इच्छा से संविधान में वर्णित प्रथम अनुसूची में निर्धारित किए गए नियमों के आधार पर अपने राज्य क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बखूबी तरीके से समझ आ गई होगी। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि जो भाषा के आधार पर जो नए राज्यों के गठन की मांग की गई थी, ठीक है, जो भाषा के आधार पर जब नए राज्यों के गठन की मांग की गई थी, तो उसको हम देख लेते हैं कि भारत जो है ना एक बहुभाषी देश है। आपको पता होगा यहाँ पर जो है 1500-1600 से भी ज़्यादा यहाँ पर जो है भाषाएं हैं हमारे भारत के अंदर। और उसमें से अगर हम देखें तो तकरीबन जो है इसमें बताया गया, देखो 2011 की जनगणना के अनुसार तो 600 भाषाओं की गणना की गई है। पर मैंने आपको क्या बताया, अभी एट प्रेजेंट आप देखोगे तो 15 से प्लस या फिर 1600 प्लस आपको भाषाएं मिलेंगी। अब जिसमें से 300 प्लस भाषाएं ऐसी हैं जो प्रचलन में हैं, जिनको हम लोग जानते हैं, ज़्यादातर हम लोगों ने उसके बारे में सुना है, समझा है। भाषा जो न केवल पहचान से जुड़ी हो, बल्कि क्षेत्रों के नाम भी उसके अंदर भाषा के नाम से आधारित हो। इसी वजह से स्वतंत्रता के बाद ही भाषाओं के आधार पर क्षेत्रों और राज्यों के निर्माण की मांग प्रारंभ हो चुकी थी। क्योंकि जब सबसे पहले 1952 के अंदर भाषा के आधार पर सबसे पहली मांग की थी, वो आंध्र प्रदेश ने की थी तेलुगु भाषी क्षेत्र बनाने के लिए। उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर भारत में स्वतंत्रता के साथ ही भारत में भाषा पर आधारित नए राज्यों की मांग शुरू हो गई थी, लेकिन विभाजन के उत्पन्न चुनौतियों के कारण राष्ट्रीय नेतृत्व ने नए राज्यों की मांग की उम्मीद नहीं की थी। और कांग्रेस ने 1948 में एक 3 सदस्यीय समिति का गठन भी किया था, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पार्टी अध्यक्ष पट्टाभी सीतारमैया इसके अंदर मौजूद थे, जिन्होंने इस समिति ने भारतीय भाषाई आधार पर नए राज्यों के गठन की मांग को जो है संविधान सभा के अंदर उठाया था।
उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर तो राज्य पुनर्गठन आयोग एक रिपोर्ट आई थी। अब इस रिपोर्ट में क्या बोला गया, भाषा के आधार पर आंध्र के गठन के उपरांत आंध्र प्रदेश नाम का जो सबसे पहला राज्य गठित किया गया था, अन्य भाषाई आधार पर नए राज्यों की मांग और विभिन्न राज्यों के पुनर्गठन को लेकर भारत के विभिन्न भागों में आंदोलन हो गए थे। अब सभी लोग भाई चाह रहे थे कि भाई जैसे अब आंध्र प्रदेश को तुमने अलग भाषा के आधार पर राज्य बना दिया, तो भाई बाकी के जो जितनी भी जगह थी वो लोग भी तो सोच रहे थे ना कि हम भी अलग हो जाएंगे। तो भाई वो भी अपनी जगह पर हर जगह आंदोलन करने लगे। तो जब आंदोलन करने लगे तो राज्यों के गठन की मांग को स्वीकार किया जाना चाहिए। जब ऐसा बोला गया तो उस पर विचार विमर्श किया गया और फाइनली हुआ क्या कि राज्य पुनर्गठन आयोग की जो प्रमुख सिफारिशें थी, संस्तुतियाँ थी, वो इस प्रकार थी कि भाषा से संबंधित दृष्टिकोण राज्यों के पुनर्गठन के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण कारक है, परंतु एकमात्र कारक नहीं है, और प्रशासनिक में आर्थिक कारकों के साथ साथ अन्य पक्षों पर भी समुचित ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। अन्य पक्षों पर भी राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा जैसे मुद्दे महत्वपूर्ण माने जाते हैं। दक्षिण भारत की 4 भाषाएं जैसे तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम, इनके आधार पर सीमाओं का पुनर्गठन किया जाना चाहिए। ठीक है, इस आधार पर उत्तर भारत में भी राज्य का पुनर्गठन किया जाए। विशाल हिंदी प्रदेश में जो 4 राज्य उत्तर प्रदेश, बिहारी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये अलग किए जाएं। फिर अलग सिख प्रांत के गठन का भी समर्थन नहीं किया गया और ना ही मुंबई प्रांत की भाषा के आधार पर बांटने की स्वीकृति दी गई, क्योंकि उस समय बताया गया था कि जो मराठी भाषी सुदूरवर्ती जिलों को मिलाकर एक विदर्भ प्रांत के गठन की स्तुति हुई थी। इसमें बोला गया था कि पंजाबी जो लोग थे उन्होंने भी अपने आप को एक अलग खालिस्तान की मांग की थी। ठीक है, पंजाब को भी बहुत समय तक रुकना पड़ा, 1966 तक रुकना पड़ा, तब जाकर जो है उसको पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। तो 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित कर दिया। 6 संघ शासित प्रदेश और 14 राज्यों का निर्माण किया गया। ठीक है,